रेफरेंसेस पे काम करता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब देखें, जो मुझे क्वेश्चन समझ आया ना वो ये है कि हमारा डेटा डिफरेंट टेबल्स के अंदर पड़ा हुआ है, डिफरेंट शीट्स के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है। इस अब डेफिनेटली हम कोई ना कोई टूल तो यूज़ कर रहे होंगे, हम बटन यूज़ कर रहे होंगे, हम ड्रॉप डाउन यूज़ कर रहे होंगे, रेडियो बटन या कोई लिस्ट बॉक्स कुछ भी यूज़ कर रहे होंगे, ताकि हम लिंक कर सकें उस पर्टिकुलर टेबल को जिससे हमने ये डेटा पिक करना है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो ये ड्रॉप डाउन हमने यूज़ किया हुआ किसी सेल के साथ लिंक होने के लिए। इसी तरह ये लिस्ट बॉक्स हमने यूज़ किया हुआ किसी। ना गूंज आ रही है किसी की, जहांगीर इकराम उनका माइक वो मूव कर रहा है गूंज के साथ ना, अगर वो अपना माइक बंद कर दें तो हमें आवाज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, जहांगीर कराम। हाँ, अब थैंक यू। अब आई होप बेहतर होगा। अच्छा, आज ना मैं भी हेडफोन यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, और अगर मैं हेडफोन यूज़ करता हूँ तो आप लोगों की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। ये स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने लगाया है। आज हमारे पास लिंक अप का की रिकॉर्डिंग नहीं है, वो हमें राइट्स नहीं मिल पाए, तो स्क्रीन रिकॉर्डर से मुझे हेडफोन नहीं यूज़ करना उसके लिए, ताकि आप लोगों की जो क्वेश्चंस हैं उसकी आवाज़ भी इसमें रिकॉर्ड हो जाए। तो मे भी थोड़ा सा मेरी वॉइस का भी आप लोगों को इशू फील हो, लेकिन उसको हम कोशिश करेंगे कि कुछ ज़्यादा फ़र्क ना पड़े उससे। अभी तक आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्प है। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा है, हम देखें, हमने जब डेटा पिक करना है, ये 3 डिफरेंट टूल्स हैं। अब लेट्स से कोई एक ही टूल मैं ले लेता हूँ और इसके ऊपर ये 5 ऑप्शन है और ये 5 डिफरेंट शीट्स के अंदर डेटा पड़ा हुआ है। एक है शीट टीजीटी के नाम से, एक एसीएच के नाम से, डेटा मॉडल के नाम से, वर्किंग शीट, और एक कोई और 5वीं शीट है। अब इन 5 डिफरेंट शीट्स से मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं उस विजुअल को अपडेट करना चाहूँ तो इस एक पर्टिकुलर सेल के अंदर, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो डेटा है वो किसी दूसरी शीट से एक दफ़ा आ रहा हो, फिर किसी दूसरी शीट से, फिर किसी दूसरी शीट से। अब इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो है आप फार्मूला यूज़ करें। मैक्रो भी ना किसी जगह पे जाके आपको आपके ऊपर एक लिमिट लगा देगा, लेकिन अगर आप फार्मूला यूज़ करते हैं, सम इफ्स यूज़ कर लेते हैं, काउंट इफ्स को यूज़ कर लेते हैं, वी लुकअप को यूज़ कर लेते हैं, या डायरेक्टली सेल रेफरेंस दे देते हैं इफ़ के साथ। यहाँ पर आपने इफ़ यूज़ करना है। इफ़ दिस इज़ 1 देन इस शीट से उठा लो, इफ़ दिस इज़ 2 तो इस शीट से उठा लो, इफ़ दिस इज़ 3 तो तीसरी शीट से उठा लो, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप एक ही विजुअल जो है उसको मल्टीपल सेल्स या मल्टीपल शीट्स से कनेक्ट कर सकते हैं। उस्मान, क्लियर है या इसकी आप चाहेंगे हम कोई प्रैक्टिस कर लें? समझ आ गई, समझ आ गई। समझ आ गई, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ हम पहुँचे थे डेटा मॉडलिंग के ऊपर। डेटा मॉडल में हमने डेटा समराइज किया था टारगेट्स का। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। मैं ये तो है, आप ये बता दीजिए। ठीक हो गया। मैं ये सिंपल एक फार्मूला कॉपी कर रहा हूँ और ये मेरे सेल रेफरेंसेस थे, इसको मैं चेंज नहीं करता। ठीक है, ये मेरा एक फार्मूला आ गया। चले मैं एक और बी रो में इसको ऐड कर लेता हूँ। अब पहले मैं टारगेट यूज़ कर रहा था, सिर्फ मैं शीट का नाम चेंज करूँगा, कंट्रोल एच में जाऊँगा, जो टारगेट की शीट थी उसको अचीवमेंट कर दूँगा, तो मेरा ये रेफरेंस जो है ये दूसरी शीट के अंदर चला जाएगा। अब जो रेफरेंस है हमारा, जो सम इफ्स हो रहा है वो अचीवमेंट की शीट से हो रहा है, और इसको मैं ड्रैग कर दूंगा एंड तक और इसी तरह नीचे तक। बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ लोग पुराने लिंक के साथ जो है ना, मैं भी उनमें इंक्लूडेड था, पिछले मीटिंग में एडेड है। मेरा ख्याल है ज़रा अगर उनका वेट कर लें, मैंने इन्फॉर्म कर दिया सब। इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है, ठीक है, आ जाए। इसीलिए तो मैं आज देख रहा था कि हमारे पास बंदे बहुत कम आ रहे हैं। 5-6 लोग थे, हम पिछले लिंक में ऐड हुए थे। 5-6 लोग अगर आप आ जाते हैं तो 26-27 तक काउंट चला जाएगा। अच्छा, जिस तरह से हमने सम इफ्स किया था टारगेट की शीट से, उसी तरह से हमने अचीवमेंट की शीट से सम कर लिया, और फिर ये जो कॉलम थे इनको ऐसे ही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फार्मूला आपका ठीक काम करेगा, क्योंकि इसके लिए हमने जो रो है उसको लॉक किया हुआ है, कॉलम को लॉक नहीं किया। तो कॉलम
सम रेंज का मूव करता रहेगा। अब ये देखें इसके फार्मूला को जब मैं F2 करता हूँ, एडिट करता हूँ, तो क्यू कॉलम को ही कैलकुलेट कर रही है। इसी तरह जब मैं एंड पे जाके इसको F2 करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा, तो ये डबल ए कॉलम के अंदर जो फार्मूला लिखा हुआ है डबल ए को ही सम कर रहा है। और इस तरह से हमारी टारगेट्स और अचीवमेंट का एक डेटा मॉडल तैयार हो गया। यहाँ तक का काम जो है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल था। इसके बाद का काम बहुत आसान है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, इस सारी डैशबोर्ड डेवलपमेंट के अंदर एक मुश्किल चीज़ है आपका ये फार्मूला। एक दफा रिपीट कीजिएगा प्लीज। जी मैं कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है ना? जो लोग नए आए हैं उनको ये तो क्लियर है ना यहाँ तक कि हमने फरवरी का डेटा समराइज़ किया हुआ है डेटा मॉडल शीट के अंदर सम मिप्स के साथ। और क्यों किया था कि अगर हमें लेट से यहाँ से जनवरी का डेटा चाहिए तो हम इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पर जैन का डेटा आ जाता है। इसका पर्पस सिर्फ ये था। अच्छा, ये मार्च के बाद का डाटा जो है ना वो दिखा नहीं रहा। अगर आप मार्च सेलेक्ट करते हैं ना मेन में से, तो फिर ये नहीं दिखाएगा डाटा। नहीं दिखाएगा? ये प्लीज चेक करें जरा। मैं उसकी रीज़न बताता हूँ आपको। आप ज़रा रॉ डेटा में जाएं और ए कॉलम के ऊपर फिल्टर लगाएं। इस जो रॉ डेटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ना, वो सिर्फ 3 मंथ का डेटा है, जैन फेब मार्च का। ATM मैंने खोल लिया। उसके अंदर अप्रैल मई जून डेटा है ही नहीं। अगर आप डेटा पुट करेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपको अपडेटेड मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये सिर्फ जब ये डैशबोर्ड बना था तो Q1 के ऊपर ये बना था। और अगर मैं आपको टारगेट शीट में बिल्कुल एंड पे दिखाऊं तो ये मार्च तक है, मार्च के बाद डेटा नहीं है इसमें। अच्छा जी, हमने कल समराइज़ किया था टारगेट्स को। उसी तरह से सम इफ का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। सम इफ्स के ज़रिए अचीवमेंट की शीट से हम FCA, MBB, डेटा सेम, MNP, ये सारे के सारे जो कॉलम हैं इनको सम अप कर लेंगे। उसके बाद अगर इसके नीचे आए तो ग्रिड लेवल का डेटा है, वो भी इसी तरह से आप सम इफ्स लगाएंगे। सम इफ्स के साथ यहाँ पर उनको भी सम कर लेंगे। और जो सब रीजन लेवल का डेटा है वो भी सम इफ्स के ज़रिए, इससे जो ऊपर हम सेम कॉलम है उसी को सम इफ्स के ज़रिए हम समराइज़ कर लेंगे। और फॉर द सेंट्रल हम इस सारी वैल्यूज़ को जो कि सब रीजन लेवल की हैं उनको हम सम कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो समरी है एक टेबल के अंदर वो रेडी होगी। अब सम इफ्स या वी लुकअप के ज़रिए हम वैल्यूज़ यहाँ से पिक कर सकते हैं किसी भी लेवल की, किसी भी हायरार्की की। अब वापस चलते हैं ज़रा अपनी वर्किंग शीट में। अच्छा, इस सारे चीज़ में ना सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि मुश्किल है। जी ख्वाजा साहब, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली थी, वो आपको इस पे नज़र नहीं आएगी क्योंकि उसके लिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर लगाया हुआ है, क्योंकि आज हमारे पास इसके राइट्स नहीं है रिकॉर्डिंग के। अच्छा, एक चीज़ तो ये फार्मूला मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता था, क्योंकि जब चीज़ आप किसी को समझा रहे होते हैं तो वहाँ पर जितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा हो उसका मतलब ये होता है कि थोड़ी सी मुश्किल है। एक ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल थी, और दूसरी ये डेटा मॉडल तैयार करना थोड़ा सा ट्रिकी है। बाकी सब चीज़ें ईजी हैं इसकी। टूल्स को कैसे लिंक करना है, एक टूल के साथ दूसरे टूल को कैसे लिंक करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके लिए भी अभी ईजी हो गई हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज़ आ गई, मंथ। यहाँ पर हम मंथ लिख लेते हैं। मंथ हमारा B1 के अंदर लिखा हुआ है, ये हमारी मंथ की सिलेक्शन है। और दूसरी चीज़ है हमारे पास हमारी हायरार्की की सिलेक्शन। तो ये 2 सिलेक्शंस हम लेके चल रहे होंगे। अब जब हम मंथ ले रहे हैं तो इस मंथ का टारगेट भी होगा और इसकी अचीवमेंट भी होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टारगेट और इसके नीचे लिख देते हैं अचीवमेंट। तो ये बेसिकली जनवरी की टारगेट भी है और जनवरी की अचीवमेंट भी है। KPIs के लिए हेडर्स जो है वो हम किसी भी शीट से उठा लेते हैं। जैसे ये मैंने हेडर्स यहाँ से कॉपी कर लिए इसके लिए। यहाँ तक क्लियर है?
अच्छा, जो न्यू आए हैं उनमें से अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, जो अभी स्टेप 2-3 मैंने किए हैं, या जो पहले से भी मेरे साथ हैं, तो प्लीज़ पूछ लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टेप हम इस तरह से उसमें से गुजर जाएं कि कुछ लोग उसको समझ ना सकें। चीज़ों को सिंपल रखेंगे, इजी रखेंगे, ताकि हमारा डैशबोर्ड जो है एफिशिएंट भी हो और कैलकुलेशन में भी टाइम कम ले। इसलिए हम सिंपल फार्मूलाज यूज़ करेंगे। हम इसके अंदर नेस्टेड फंक्शंस की कोशिश करेंगे जितनी मुमकिन हो हम उनसे दूर रहें, सम प्रोडक्ट को हम यूज़ ना करें, इंडेक्स और स्मॉल वाला फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ ना करें। तो ऐसे फंक्शंस के लिए हम अदर वे अराउंड चीज़ें जो है वो देख रहे होंगे। अब मुझे टारगेट चाहिए जनवरी का और सेंट्रल का, तो वो मैं कैसे लूँगा? बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पर इसको सम एप्स करता हूँ, और अगर मैं डेटा मॉडल में जाऊँ तो ये मेरे पास टारगेट है सी कॉलम में, और बी कॉलम के अगेंस्ट मैं ये वैल्यूज़ पिक कर लूँगा। यहाँ पर मुझे मंथ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा डेटा उसी मंथ के ऊपर जाके कैलकुलेट हुआ हुआ है। तो मैं सिंगल एक क्राइटेरिया की बेस के ऊपर टारगेट्स जो हैं वो यहाँ पर ले आता हूँ। अब आप देखें सेंट्रल के केस में यहाँ पर सेंट्रल का डेटा आ रहा है। जब मैं इसको सेंट्रल 2 पे लेके जाता हूँ, टारगेट्स देख लें ये कम हो गया। ये सेंट्रल 2 अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो आप मैनुअली कर भी सकते हैं। फिर मैं कोई रीजन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर उस रीजन के टारगेट्स आ गए, और अगर मैं किसी एक फ्रेंचाइज़ की सिलेक्शन करता हूँ तो उस फ्रेंचाइज़ का टारगेट यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह से आप एक और सम एप्स लिखेंगे, और इसी डेटा मॉडल से अचीवमेंट्स को भी आप मूव कर लेंगे उसी शीट में। याद रखिएगा हमने कॉलम बी यूज़ करना है क्राइटेरिया रेंज के तौर पे। रीज़न क्या है? इस कॉलम बी के अंदर हमारे पास फ्रेंचाइज आईडी भी है, इसके अंदर ग्रिड आईडी भी है, सब रीजन भी है, और सेंट्रल भी लिखा हुआ है। और हमने ये बनाया ही सिर्फ इसलिए था ताकि हम ये सारी चीज़ें यहाँ से पिक कर सकें। ये आगे जी इसकी अचीवमेंट, और अचीवमेंट होगी कुछ ओके। आगे इसकी अचीवमेंट की परसेंटेज आएगी, और उसके बाद प्रोजेक्शन है। अब चूंकि ये हमारे पास मंथ क्लोजिंग्स हैं तो इसलिए प्रोजेक्शन का नंबर सेम होगा, लेकिन फिर भी प्रोजेक्शन निकालनी किस तरह से वो मैं आपको समझा दूंगा। और उसके बाद हमने ग्रोथ का फैक्टर निकालना है। अब ग्रोथ का फैक्टर जो है, अगर लेट्स से मैं यहाँ से फरवरी सेलेक्ट करता हूँ, तो ग्रोथ का मतलब ये है कि मैं फेब को जैन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। जैन के अचीवमेंट के हिसाब से फेब की अचीवमेंट को देखूंगा और उसके ऊपर मैं ग्रोथ को कैलकुलेट कर लूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रोथ ले लेते हैं, या यहाँ पे प्रोजेक्शन लेके इधर ग्रोथ ले लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस पर्टिकुलर मंथ के नंबर ऑफ डेज़ मुझे पता होने चाहिए, कितने डेज़ हैं इसमें। तो डेज़ के लिए मैं एक वीलुकअप का फंक्शन यूज़ करता हूँ, और आपको याद होगा कल हमने एक टेबल बनाया था जिसमें हर एक मंथ के नंबर ऑफ डेज़ दिए हुए हैं। तो यहाँ से मैं डेज़ उठा लेता हूँ। अब फेब है तो फेब में 28 डेज़ थे, और यहाँ पर हम नेक्स्ट मंथ जो है वो भी ले रहे होंगे, सॉरी प्रीवियस मंथ, जिसकी बेस के ऊपर हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और वो अचीवमेंट होगी उसकी। तो कौन बताएगा कि मैं किस तरह से जैन यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, लेकिन लाऊं इस तरह से कोई डायनामिक हो। जब भी मैं अपना फ़िल्टर चेंज करूँ, यहाँ से मैं फ़िल्टर चेंज करके मार्च पे जाता हूँ, तो मार्च के केस में यहाँ पर फेब लिखा हुआ आ जाए। जी मिस इज़ा, तलहा, तैयबा, कोई बंदा बता दे। थोड़ा सा अपनी अवेलेबिलिटी मुझे शो करते रह करें ताकि मुझे आइडिया हो कि सब लोग मेरे साथ हैं। किसी को कोई आइडिया किस तरीके से मैं इस मार्च का जो लास्ट मंथ है, प्रीवियस मंथ है, वो यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ। आपने स्टार्ट में बनाए थे ना, मंथ्स के साथ डेज लिखे थे। मैंने मंथ के साथ, ठीक है, वी लुकअप लगाए और उसके साथ माइनस कर दे उसको।
सर ई और एम -1 लिख दे तो फिर भी नहीं आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि अगर मैं दिस -1 लिखूं ई और ओ एम इसको भी एंड लुकअप ऑफ कर दूं मंथ। जी जी इस तरह से तो आ जाएगा, गुड हो गया। और अगर यहाँ पर जाके जैन होगा तो जाहिर है जैन के केस में 0 आ जाएगा और 0 के केस में एरर आ जाएगा, तो एरर को हम इफ एरर से हैंडल करते हैं। अब इस केस में हमें क्या चाहिए जी, हमें अचीवमेंट्स चाहिए, लेकिन ये अचीवमेंट भी हमें किसी भी लेवल की चाहिए होंगी। हमें ग्रिड लेवल की भी चाहिए, रीजन लेवल की भी चाहिए, फ्रेंचाइज लेवल की चाहिए। अब आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करें, मूव और कॉपी, और इसी डेटा मॉडल के साथ एक और डेटा मॉडल क्रिएट करें, और जो न्यू डेटा मॉडल है इसका नाम रखें लास्ट मंथ, और जो इसका सेल ए आपने लिंक किया हुआ है ये यहाँ पे जाके लिंक कर दें, यहाँ पे, यस। टारगेट्स की ज़रूरत नहीं है, हमें अचीवमेंट्स की ज़रूरत है। अगर टारगेट्स को आप रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। अच्छा जी, अचीवमेंट्स ले लें इसकी, सम इफ्स डेटा मॉडल लास्ट मंथ, और ये हमारे पास अचीवमेंट्स आ गई, और इन अचीवमेंट्स को कॉलम बी की बेस के ऊपर हम सम इफ्स कर लेते हैं। मार्च के नंबर ऑफ़ डेज़ और फेब के नंबर ऑफ़ डेज़ ये भी हमें चाहिए होंगे, क्योंकि हम अगर ऐसे ही ग्रोथ निकालेंगे तो वो पर डे की डिफरेंस की वजह से हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है जी, उसके लिए हमने ये करना है कि इस एक कॉलम के अंदर वी लुकअप करते हैं नंबर ऑफ़ डेज़ को, सिंपल फार्मूला ग्रोथ का ये है, करंट मंथ अचीवमेंट डिवाइडेड बाय लास्ट मंथ अचीवमेंट -1, ये सिंपल सा फार्मूला है ग्रोथ का। जी बिल्कुल, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा जी, लेकिन अब हमने चूंकि इसको पर डे पे कन्वर्ट करना था तो हमें मार्च के नंबर्स को 31 पे डिवाइड करना होगा और फेब के नंबर्स को 28 के ऊपर डिवाइड करना होगा। तो हम करेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू मार्च डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास नंबर ऑफ डेज हैं, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे फेब की अचीवमेंट डिवाइडेड बाय जो फेब के नंबर ऑफ डेज हैं, और इसको -1 कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल ग्रोथ निकल आएगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम पर डे नहीं कर सकते, एक तो फ्लोट है, फ्लोट को हम पर डे के ऊपर नहीं करते, ये तो एवरेज निकला हुआ है, और दूसरा हमारे पास रिटेल है, एक्टिव रिटेल को भी हम नॉर्मलाइज नहीं करते, पर डे के ऊपर हम इसकी ग्रोथ निकालते हैं। इस तरह से हमारे पास मार्च के टारगेट आ गए, मार्च की अचीवमेंट है, और फेब के अगेंस्ट उसकी ग्रोथ भी निकल आई है। अब एक लास्ट चीज़ है, प्रोजेक्शन का नंबर हमने निकालना है। तो अगर प्रोजेक्शन का नंबर आप निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर लें, डेज पास्ट। जिस दिन आप ये डैशबोर्ड अपडेट कर रहे हैं तो कितने दिन का डेटा आपने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। लेट्स से जैन आपने 31 कर दिए थे, फेब 28 कर दिए थे, लेकिन मार्च के आपने अभी तक 29 किए थे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। तो आप प्रोजेक्शन कह लें, आउटलुक कह लें, जो भी इसको आप नाम देते हैं, यहाँ पर अब वी लुकअप कर लें नंबर ऑफ डेज करंट मंथ जो भी आपका सिलेक्टेड है उसके, (3,0). प्रोजेक्शन का फार्मूला ये होता है कि हम जो भी अचीवमेंट है, ये मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 186129 डेज़ की अचीवमेंट है, इसको हम 29 डेज़ पे डिवाइड कर लेंगे और उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर जितने नंबर ऑफ़ डेज़ हैं
उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो यूँ हम अपना इसकी जो प्रोजेक्शन है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको 31 कर देता हूँ क्योंकि ये पूरे महीने का डेटा है, और हम वापस चलते हैं अपने नंबर्स की तरफ। ये हमारी जब समरी रेडी होगी है जी, समरी को आप एवेलुएट कर सकते हैं, आप अपनी सिलेक्शंस चेंज करें, मैनुअली आप टारगेट शीट में जाएं और वहाँ से जाके इसको सम अप करके देख लें। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डैशबोर्ड की प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर काम करना। सबसे पहले तो मैं इसको इसका साइज़ कम कर देता हूँ, और मुझे तमाम की तमाम शेप्स को भी इनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज करनी पड़ेंगी, ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका जो डैशबोर्ड है ये हर एक के पास एक नई तरह की प्रेजेंटेशन लेयर दे रहा होगा अगर कोई भी सेल्स को रीसाइज करता है तो। इसी तरह से मैं इसको भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ। लेट से हम कहते हैं रो हाइट विल बी 5 और कॉलम विड्थ जो है इसको हम कर लेते हैं 1। इस जगह पे हमने KPI लिखना है, तो ये KPI मैं आपका लिंक कर लेता हूँ यहाँ से। KPI का नाम आ गया और इसका साइज़ हम कर लेते हैं अभी 14, ताकि थोड़ा सा हमें ये बेहतर नज़र आए। इस कॉलम की विड्थ करते हैं 15, इस तरह से। सबसे पहले आ जाएगा जी टारगेट। आप TGT लिखना चाहें, ACH इस तरह से लिखना चाहें, या अचीवमेंट लिखना चाहें, ये आपकी अपनी वेल लैंग्वेज है। अचीवमेंट, परसेंटेज, प्रोजेक्शन, और लास्ट पे है ग्रोथ ओवर लास्ट मंथ या मंथ ऑन मंथ ग्रोथ। ये दोनों वर्ड यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। कंट्रोल 1 से मैं फॉर्मेट सेल की विंडो पे गया और यहाँ से फिल में जाके फिल इफेक्ट्स किया मैंने, और 2 कलर की सिलेक्शन के साथ मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इस हेडर का, कुछ इस तरह से। अब मेरे पास है जी टारगेट, अचीवमेंट और बाकी के नंबर्स। ये नंबर कैसे मैं लेके आऊँगा? मैं सिंपली सेल रेफ़र कर दूँगा दूसरी शीट के साथ। जैसे टारगेट का नंबर, FCA का टारगेट यहाँ पे है, और FCA की जो अचीवमेंट है वो उससे नीचे वाले सेल में है। ओके, परसेंटेज जो है अचीवमेंट डिवाइडेड बाय टारगेट से परसेंटेज निकल आएगी। प्रोजेक्शन का नंबर भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो प्रोजेक्शन का नंबर हमारे पास ये आ गया, और ग्रोथ भी हमने कैलकुलेट की हुई है, तो ग्रोथ का नंबर हमारे पास ये। एक टेबल हमने बना लिया। अब इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्राइटेरिया भी हम डिफाइन कर लेते हैं। लेस देन 85% जो है वो रेड होगा, और 85% से लेके 99.999% यानी कि 100% से कम जो है वो येलो होगा, और 100% या इससे ऊपर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। तो ये 3 तरह की चीज़ें हम देख रहे होंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और यहाँ से न्यू रूल आपने क्रिएट करना है। न्यू रूल में अगर आप देखें सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, और पहली मेरी कंडीशन है इज़ लेस देन 85%, या इसको हम 0.85 भी लिखेंगे तो एक ही बात है। तो अगर लेस देन 85% है तो फिर फॉर्मेट में जाओ
और फिल कलर को फिल इफेक्ट्स के साथ हम चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव सा लगे। लेट्स से फॉन्ट भी इसका जो है वो वाइट कर लेते हैं। ये एक कंडीशन आ गई इसकी। दूसरी कंडीशन के लिए एक और रूल क्रिएट करें, सेकंड ऑप्शन पे जाएं, बिटवीन, बल्कि यहाँ पे हम ग्रेटर देन वाला कर लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100%, और इसके केस में भी ग्रीन कलर को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, डार्क ग्रीन और नॉर्मल ग्रीन। एक लास्ट रूल क्रिएट करें और उसमें भी बिटवीन का फंक्शन यूज़ कर लें 85% टू 100%, और इसके लिए येलो कलर हम यूज़ कर लेते हैं। फिल इफेक्ट्स में जाएं और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें ये कलर, फिर येलो कलर, और इसको भी आप इस तरह से आपका जो रूल है कलर का वो भी क्रिएट हो गया। ये लाइन मैं डिलीट करता हूँ, ये बड़ी अजीब सी लग रही है। अब आ जाती है जी ग्रोथ। तो ग्रोथ अगर ज़ीरो है तो उसका मतलब है वो येलो है, और अगर ग्रोथ लेस देन ज़ीरो हो तो वो रेड है, और ग्रोथ मोर देन ज़ीरो हो तो वो ग्रीन आ जाएगी। इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करें, न्यू रूल क्रिएट कर लें, और ये हमारा रूल होगा इफ़ लेस देन ज़ीरो, तो उस केस में हम इसको रेड कर देते हैं। और अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फिर ये ग्रीन हो जाएगा। और लास्ट है इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से हम इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं। फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे, बोल्ड, कलर चेंज, और बल्कि इसके केस में फॉन्ट कलर चेंज करने की बजाय फिल कलर पे बात करते हैं। तो अब हमारी दोनों तरह की फॉर्मेशन हो गई है। इसमें जो फॉन्ट है वो भी चेंज कर दिया, और उसका जो फिल कलर है वो भी हमने चेंज कर दिया। रो हाइट 20 करके इसको आप ज़रा इस तरह से कर लें। अब ये जो भी आपने टेबल बनाया है इस टेबल को कॉपी कर लें और एक रो छोड़ के इसको पेस्ट कर दें। थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, आपने सेल के रेफरेंसेस हैं जो अपडेट करने हैं। एमबीबी, इसका टारगेट एमबीबी का ये टारगेट आ गया। उसके बाद अचीवमेंट है, तो यहाँ पर इसकी अचीवमेंट्स आ गई। प्रोजेक्शन
लास्ट पे ग्रोथ। अभी हमारे पास 2 बॉक्सेस जो हैं वो बन गए हैं। ये हाइट ज़्यादा हो गई है, इसको कम करते हैं। इसी कॉलम के अंदर एक और आप टेबल क्रिएट कर लें और एक बार फिर से सेल रेफरेंस आपने अपडेट करने हैं। तो सेल रेफरेंस है हमारा, वर्किंग फाइल में जाएं। अब डेटा सिम को ले रहे हैं, डेटा सिम का टारगेट ले लें, डेटा सिम की अचीवमेंट, और उसके बाद है जी प्रोजेक्शन और एंड पे ग्रोथ। यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये टेबल कॉपी करके यहाँ पे ले आएं। इस कॉलम की विड्थ हम कम कर देते हैं 2 तक, और इन दोनों की विड्थ हम ज़्यादा कर देते हैं 15। MNP इश्यूएंस लोडिंग आ गया, यहाँ पे MNP इश्यूएंस और लोडिंग था, ठीक है जी। उसके बाद फिर दोबारा ये सेल कॉपी करें, एक कॉलम छोड़ दें, यहाँ पर जाके आपने कॉलम विड्थ 2 कर दी, और J और K की जो कॉलम विड्थ है वो 15 कर दी। पोस्ट पेड 4G सब्सक्राइबर बेस और फ्लोट 4 डेज। पोस्ट पेड 4G सब्सक्राइबर बेस और फ्लोट 4 डेज, ये चीज़ें आ गई। सॉरी, फिर एक दफ़ा इस टेबल को कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। प्रेजेंटेशन लेयर आपकी ऑलमोस्ट है वो रेडी है। ओके, फर्दर इसमें चेंजेस करना चाहें, इसका लुक चेंज करना चाहें, ग्राफिकल आप करना चाहें तो आपके ऊपर है। दोनों तरह से ठीक नज़र आएगी, जिस तरह से भी आप इसको अपडेट करना चाहते हैं।
हाँ जी, अब ये हमारा डैशबोर्ड जो है कंप्लीट हो गया। मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। डैशबोर्ड का हमारा सेक्शन यहाँ पे एंड हो जाएगा, डैशबोर्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट जो है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो पावर टूल्स का है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश होगी हम 30 मिनट एटलीस्ट रखें इस डैशबोर्ड को डिस्कस करने के लिए। तो अब आप लोगों की तरफ से मुझे इनपुट चाहिए, आप इसमें क्या चीज़ आपको समझ में आई है, क्या चीज़ नहीं समझ में आई, या कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर हमें दोबारा से जो है उसको करने की ज़रूरत है। अच्छा आबिद भाई, सबसे डिफिकल्ट जो चीज़ थी इसमें ये डाटा लेयर थी जिसके अंदर आपने डाटा को सेट किया। इस पर मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर हम ये कमर्शियल का ये डाटा छोड़ के कोई इंजीनियरिंग का डाटा हो उसके ऊपर काम कर लें तो हमारे लिए जो इंजीनियरिंग वाले हैं कुछ समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा डाटा को। सेकेंडली ये कि ये वन टाइम डाटा के लिए डैशबोर्ड बना है। फॉर एग्जांपल हमारी डोमेन में वीकली बेसिस पे या मंथली बेस पे डाटा अपडेट होता रहता है, तो कोई ऐसा इसमें भी सीन हो सकता है कि हम उस डाटा को अपडेट करते रहें और ये डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि इस डैशबोर्ड की फ्रिक्वेंसी डेली थी। जब ये डैशबोर्ड नॉर्थ के लिए मैंने बनाया था तो ये हम लोग डेली बेस पे शेयर करते थे टीम के साथ। करते क्या थे, हम सिंपली यहाँ से टारगेट शीट को तो हमने मंथ में एक दफ़ा अपडेट करना होता था, अचीवमेंट की शीट को हम डेली बेस पे अपडेट कर रहे होते थे उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। जैसे अगर करंटली मार्च चल रहा है तो मार्च के जो टारगेट शीट है ये यहाँ तक, ये हम रिमूव करते थे प्रीवियस डेटा और नया डेटा यहाँ पे पेस्ट करते ना। रिमूव और पेस्ट तो ठीक है, वो होगा अपडेट, लेकिन हमारे केस में ये होता है नंबर ऑफ साइट्स नेटवर्क में इंक्रीज हो रही हैं, तो वीकली बेस पे मंथली बेस पे साइट्स भी ऐड हो रही हैं, उनके ऊपर जो मॉडिफिकेशंस हो रही हैं उनको भी हम ट्रैक कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें एडिशनल फील्ड्स ऐड होती हैं। ओके। अच्छा, इसके लिए ना जो बेहतर टूल है वो पावर टूल्स हैं। जब आपके पास फ्रीक्वेंटली चीज़ें चेंज हो रही हों, उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आप पावर टूल्स के ऊपर डैशबोर्ड बनाएं। वहाँ पर चूंकि हम स्लाइसर्स और टाइमलाइन यूज़ कर रहे थे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जेलन होना शुरू हो जाती हैं उसके अंदर। वो जो भी चीज़ आप रिफ्रेश करेंगे स्लाइसर भी अपडेट हो जाएगा, आपके टेबल्स भी अपडेट हो जाएंगे, आपके ग्राफ्स भी अपडेट हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। आबिद भाई, करने को तो एक और चीज भी कर सकते हैं कि इसमें भी हमने डेटा के ऊपर रेंज दी हुई है, जी जी जो वी लुकअप से उठाया हुआ है, जी। तो हम उसकी रेंज नीचे तक एक्स्ट्रा ले जाते हैं अब और बिल्कुल खाली नीचे रोज छोड़ देते हैं। बिल्कुल देखें, मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन जो ईजीएस्ट सॉल्यूशन है ना, जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे मैं डैशबोर्ड आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बना रहा हूँ, और मैं 1.5-2 साल पहले तक बहुत ज़्यादा डैशबोर्ड बनाता भी था, लेकिन मैं खुद मूव हो गया हूँ डेटा पावर टूल्स की तरफ। रीज़न क्या है, अगर आप मेरे भी रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स देखें तो ये देखें, यहाँ पर आपको मल्टीपल फोल्डर्स नज़र आ रहे होंगे, और एक फ़ोल्डर के अंदर अगर आप इसका डेटा चेक करें तो वो जीबीज़ में डेटा पड़ा हुआ है, और ये जो उसके ऊपर पिवट मैंने पावर पिवट लगाया उसका भी आप साइज़ चेक करें, 397 MB इसका साइज़ है। ठीक है, तो अब जब आपके पास डेटा ग्रो कर गया, डेटा बढ़ गया, तो चीज़ों को समराइज़ करना एक्सेल के अंदर पॉसिबल नहीं होता। बाज़ औक़ात आपका एक्सेल क्रैश करना शुरू कर देता है, और बाज़ औक़ात आप उस डेटा को लोड ही नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं पावर टूल्स को। वो डेफिनेटली हमारी इस ट्रेनिंग का पार्ट है, हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो एक चीज़ मुझसे मिस हो गई थी, वो भी अभी हम पावर टूल्स की बात करें तो मुझे याद आई है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कि हमने एक्सटर्नल डेटा के साथ कैसे काम करना है। उससे पहले इस डैशबोर्ड को लेके कोई और सजेशन, कोई क्वेश्चन आपका है तो आप वो कह दें, ताकि उसको हम डिस्कस कर लें और फिर हम मूव करें डैशबोर्ड डेवलपमेंट विद पावर टूल्स। अमित भाई जी 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 पूछिए। ये रीजन और ग्रिड के दरमियान अगर क्लस्टर हमने ऐड करना हो तो इसी तरह वो
डेटा लेयर पे काम करके उसको लिंक करके ये सारा कुछ इस तरह होगा ना, जिस तरह आपने ये किया है ग्रिड के बाद फ्रेंचाइज को, पहले रीजन को। देखिए ये सबसे पहले मैं लेके आया था रीजन को, उसके बाद ग्रिड ले आया। जी जी अब यहीं पे दरमियान में एक और चीज़ आएगी, वो होगा क्लस्टर। ठीक है। ठीक है, तो जैसे रीजन और ग्रिड आ रहा है ना, वो रीजन और क्लस्टर होगा, और ग्रिड के साथ फिर क्लस्टर ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो जो नॉर्थ के अंदर प्रैक्टिस है, बेसिकली नॉर्थ में ग्रिड भी है और क्लस्टर भी है। सेंट्रल में क्लस्टर का कॉन्सेप्ट जो है ये ख्वाजा साहब के आने के बाद से शुरू हुआ है। उससे पहले हम ग्रिड देखते थे। ग्रिड जो है वो एक रीजन के अंदर कैलकुलेट हो रहे होते थे। अच्छा अच्छा। कोई भी चीज़ है, ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग हो या आपकी मैनेजमेंट की कोई ट्रेनिंग हो, डे वन के ऊपर आप 100% श्योर होते हैं कि आपको हर चीज़ के बारे में आइडिया है, उसका नॉलेज है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो कुछ दिनों के बाद आप उस चीज़ के मास्टर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, उसको अपने डोमेन के हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करते। देखें, एक डेटा है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, एक डेटा है जो आप लोग जिसके ऊपर काम करेंगे और अब वो आपके डिपार्टमेंट का है, आप ऑलरेडी उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स बना भी रहे होंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि जो असाइनमेंट सबमिट करें वो अपने डेटा के ऊपर काम करें, वो इस डेटा को छोड़ दें। ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस था। लेकिन अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट से हैं जहाँ पर डेटा नहीं आप लोगों के पास होता, या सारा काम ही आपका ईमेल्स के ऊपर है, पावर पॉइंट के ऊपर है, या इस तरह का कोई काम है, और उसके लिए डैशबोर्ड का डेटा चाहिए, तो गूगल के डेटा सेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। कैगल के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पर डेटा सेट्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, हर डोमेन का डेटा मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर भी आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट डेटा सोर्सेज से आप डेटा ले भी सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ कुछ डेटा सोर्स जो रॉ डेटा है उसके लिंक्स शेयर कर दूँ, वहाँ से आप अपनी नीड के हिसाब से डेटा डाउनलोड कीजिएगा और उसके ऊपर डैशबोर्ड के इन टूल्स को प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ तक सब लोग क्लियर हैं? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम 10 मिनट की ब्रेक करते हैं। 10 मिनट के बाद हम पावर टूल्स को शुरू कर लेते हैं। ठीक। अच्छा, ये 4 बजे, ठीक है, 4 बजे इंशाल्लाह। जी जी, ये डैशबोर्ड मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। और इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी सारे डैशबोर्ड्स पड़े हुए हैं, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग उससे आइडिया ले लें। और जो भी आपने डैशबोर्ड क्रिएट करना है इस असाइनमेंट के तौर पे ओवर द वीकेंड, वो आप इजीली आइडिया लेके कर सकें। वीडियोस आपके पास हैं, डैशबोर्ड्स आपके पास होंगे, कहीं पे कोई कोड यूज़ नहीं किया गया, बड़े सिंपल से टूल्स यूज़ किए हैं। फिर भी कहीं पे आप स्टक होते हैं तो संडे सेकंड हाफ में मैं अवेलेबल हूँगा, आप उस वक्त मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा इंस्टेंटली रिप्लाई करूँगा। आप मुझे ग्रुप में पूछ लें, 1-to-1 कर लें, जैसे मर्जी कर लें। अभी 10 मिनट की ब्रेक कर लें, 10 मिनट के बाद पावर टूल्स शुरू करते हैं। ठीक है अमित भाई, थैंक यू।
ओके जी, दोबारा से शुरू करते हैं। अगर आप लोग अवेलेबल हैं तो चैट में मुझे यस लिख दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए और हम इसको शुरू कर लेते हैं। आप में से कोई एक बंदा ग्रुप में भी मैसेज कर दे, जो लोग नहीं अवेलेबल वो भी आ जाएंगे। अभी तक मुझे 2 लोगों की तरफ से मैसेज आया है। मज़ीद जो भी ज्वाइन करता है वो यस लिख दे, मुझे आइडिया हो जाए कि हमारे पास मैक्सिमम लोग जो है वो वापस आ गए हैं ताकि हम सेशन को रिज्यूम कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आई होप आप सब ने पावर क्यूरी इंस्टॉल करवा लिया होगा अपने सिस्टम पे। अब आपके पास जो एडिशनल टैब्स हैं वो पावर क्यूरी और पावर पिवट, ये 2 टैब आपके पास होने ज़रूरी हैं। अगर ये डिस्प्ले नहीं हो रहे तो आप डेवलपर टैब पे जाएं और यहाँ पर कॉम एडिन्स के नाम से एक बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो कॉम एडिन्स आपके पास ओपन हो जाते हैं। आपने सारे के सारे सिलेक्ट करने हैं और सिलेक्शन के बाद ओके कर दें तो आपके पास पावर क्यूरी और पावर पिवट का टैब जो है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अभी कोई ऐसा बंदा तो नहीं हमारे साथ इस सेशन की में जिसके पास पावर क्यूरी इंस्टॉल ना हो? भाई मेरे पास नहीं आए था कि आपने कहा था शॉर्टकट में पावर क्वेरी की होगी। सॉरी, आई थॉट कि आपने कहा था कि शॉर्टकट चाहिए। नहीं, पावर क्यूरी जो है ये मैंने कहा था कि आपने आईटी से इंस्टॉल करवानी है और जो पावर पिवट है ये आपके सिस्टम के अंदर ये एड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल है। मुझे अगर आप सिर्फ 5 मिनट में अभी कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, आप कर लें। इस पावर क्यूरी का काम अभी थोड़ा लेट ही है, आप आज के दिन में करवा लें इसको। मंडे को हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। अच्छा, पावर पिवट तो सबके पास आ गया होगा। अब हमारे पास 2 एडिशनल टैब हैं, एक है पावर क्यूरी और एक है पावर पिवट। पावर क्यूरी हम यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनको हम 1 बाय 1 सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और पावर पिवट जो है ये बेसिकली डेटा मॉडलिंग के लिए है। वो जो काम हम डेटा मॉडलिंग का कर रहे थे एक्सेल डैशबोर्ड के अंदर, अब वो सारे का सारा काम हम पावर पिवट में करेंगे। अगर पावर पिवट के टैब पे जाएं तो यहाँ पर आपको सबसे लेफ्ट साइड पे डेटा मॉडल ही नज़र आ रहा है, जो कि मैनेज पे क्लिक करने से आप डेटा मॉडल में जा सकते हैं। उसके अलावा कैलकुलेटेड फील्ड्स हैं। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, पावर पिवट में आप एक्सेल फंक्शंस यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है वो डेक्स के ज़रिए होगी। डेक्स कहते हैं डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस को। ये भी उसी तरह से काम करते हैं जैसे कि एक्सेल फंक्शंस काम करते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर पावर टूल्स के अंदर VBA से हम कुछ भी नहीं कर सकते, VBA का कोड इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो डेक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ भाई, जी जी, ये डेस्क का एब्रिविएशन क्या है? डेस्क की डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, डेक्स, ये बेसिकली DAX है। DES। कैलकुलेटेड फील्ड्स के बाद KPIs हैं और KPIs भी मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आइकॉन्स ड्रॉ करते थे, KPIs के ज़रिए भी आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप सर्टन क्राइटेरिया सेट कर रहे होते हैं, रेड के लिए, येलो और ग्रीन के लिए। अलाइनमेंट है, ये जो टूल्स हैं ये नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करते पावर पिवट के अंदर। अलाइनमेंट करना और उसको कॉमा सेपरेटर लगाना वगैरह वगैरह। फिर ऐड टू डेटा मॉडल है। अगर आप एक्सेल टेबल को डेटा मॉडल में ऐड करना चाहें तो हम इस टूल को यूज़ करते हैं, ऐड टू डेटा मॉडल। तो हमारा वो टेबल जो है वो डेटा मॉडल के अंदर स्टोर हो जाता है। अपडेट ऑल, जितनी भी चीज़ें आपने पावर पिवट के अंदर ऐड की हुई हैं, जब भी आप उसके कनेक्शन रिफ़्रेश करना चाहेंगे तो आप अपडेट ऑल पे क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम कनेक्शंस रिफ़्रेश हो जाएंगे। अब होता क्या है
कि आपने जिस सोर्स से भी डेटा लिया है, हाँ वो एसक्यूएल है, हाँ वो कोई क्लाउड है, गूगल एनालिटिक्स के स्टैट्स हैं, किसी वेबसाइट के स्टैट्स हैं, किसी फोल्डर सैंड ड्राइव से डेटा आपने पिक किया, जहाँ से भी किया हुआ है, तो जब आप रिफ्रेश करते हैं, जो भी चेंजेस आपने वहाँ पे की थी, कुछ डेटा ऐड किया या कुछ वहाँ से डेटा डिलीट किया, तो वो सारे का सारा पावर पिवट के अंदर दोबारा से अपडेट हो जाता है। रिलेशनशिप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप्स क्या चीज़ होते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं, डिटेक्ट कैसे किए जाते हैं। फिर सेटिंग्स हैं, अगर सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करें तो कुछ लैंग्वेज और इस तरह की सेटिंग्स हैं। इन चीज़ों के ऊपर ना तो हमें जाने की ज़रूरत है और ना इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। जो मेन चीज़ है वो है इसका डेटा मॉडल। तो आप मैनेज पे क्लिक करें तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये एक्सेल वर्कबुक के अलावा है, ये देखें वर्कबुक ये थी जो नीचे आपको नज़र आ रही है। जब मैंने मैनेज पे क्लिक किया तो मेरे पास एक नई विंडो आ गई जिसके ऊपर 3 टैब्स हैं, होम, डिज़ाइन और एडवांस। फाइल टैब की जगह पे जो यहाँ पर मेन्यू आ रहा है उसमें सेव, सेव एज, क्लोज और स्विच टू नॉर्मल मोड, ये चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर क्लिप बोर्ड है, कट कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं यहाँ से। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना उसमें गेट एक्सटर्नल डेटा है। गेट एक्सटर्नल डेटा पावर पिवट के अंदर आप किन किन सोर्सेज से ले सकते हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेटा बेसिस में एसक्यूएल डेटा सर्वर भी आ रहा है, एक्सेस भी आ रहा है, और एनालिसिस सर्विस या पावर पिवट का जो डेटा है उसको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर वेब सर्विसेज हैं, तो आप कोई भी ओ डेटा, डेटा फीड से डेटा ले सकते हैं। कुछ अदर सोर्सेज हैं, अगर मैं अदर सोर्सेज पे क्लिक करूं तो यहाँ पर भी आप सबसे पहले एसक्यूएल है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड है, ये एज़्योर माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, उसके बाद डेटा वेयर हाउस है, एक्सेस, ओरेकल, टेरा डेटा और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। फिर आप लास्ट में अगर देखें तो एक्सेल फाइल और टेक्स्ट फाइल भी आ रहा है, तो यहाँ से भी आप डेटा पिक कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कादिर भाई। वालेकुम आबिद भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो रीजन लगा कि नहीं भिजवाया अभी तक आपने? मैंने कब का भेज दिया आपको? नहीं, मुझे मेल नहीं मिली। कब कब भिजवाई आपने मेल? मेरे ख्याल में सुबह सुबह भेज दी थी, अर्ली इन द नहीं, वो मॉर्निंग। आपने तो सीडी लगा के भिजवाया था ना? नहीं नहीं, वो तो कल लगा के भेजा था ना, आज रीजन लगा के दिया। एक मिनट दोबारा फॉरवर्ड कर दूं आपको? नहीं नहीं, ये तो आपने सीडी लगाया हुआ ना सर? एक सेकंड दें। आप शीट खोलें जरा। आज की मेरी पहली ईमेल जो थी, नहीं पहली तो नहीं थी, अच्छा इसमें ना आप मेरे ख्याल में अटैचमेंट में जो अच्छा ये मंथली वॉइस ऑफर के नाम से थी, उसके ऊपर मैं आपको दोबारा फॉरवर्ड कर दिया। हाँ ठीक है, उसमें वो सेंट्रल 1 सेंट्रल 2 वो जो है ना वो होने चाहिए। लगाओ लगाओ ठीक, वो मुझे काइंडली भिजवा दें। ओके सर, ये मैंने आपको भेज दिया। ठीक, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, सॉरी कॉल आ गई थी दरम्यान में। अच्छा, तो एक्सेल फाइल से आप डेटा उठा सकते हैं और टेक्स्ट फाइल पे उठा सकते हैं, लेकिन पावर पिवट में आप फोल्डर से डेटा नहीं उठा सकते, वो पावर क्यूरी से हेल्प लेनी पड़ती है। पावर पिवट के जो डेटा सोर्सेज हैं ये कम हैं और पावर क्यूरी के अंदर डेटा सोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा हो गए। पावर क्यूरी बाद में आया, पावर पिवट पहले आ गया। ये दोनों एड ऑन्स थे 2013 तक के लिए, 2016 से ये एक्सेल का पार्ट हो गए थे। अच्छा आबिद भाई, ये सारा पावर बीआई की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं हम सारे भी इस ट्रेनिंग में? अभी जो नहीं, पावर बीआई की यही टूल्स हैं बेसिकली, लेकिन हम बात कर रहे हैं पावर पिवट और पावर क्यूरी की। यही चीज़ें पावर बीआई की हैं, लेकिन हम पावर बीआई की तरफ नहीं जाएंगे, हम पावर पिवट और पावर क्यूरी पे रहेंगे और एक्सेल के अंदर ही इसके डैशबोर्ड बनाएंगे। उसके बाद रिफ्रेश का बटन है, तो आप जब भी डेटा ऐड करते हैं या आपने किसी सोर्स से डेटा लिया हुआ है तो कनेक्शंस को रिफ्रेश करने के लिए आप रिफ्रेश का बटन यूज़ करते हैं।
उसके बाद पिवट टेबल है। जब भी आपने पावर पिवट से डेटा समराइज़ करना है तो आपको पिवट टेबल ही यूज़ करना होगा। इन एनी केस आप पिवट टेबल ही यूज़ करेंगे। उसके बाद ये चीज़ें जो है मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करता, सॉर्टिंग करना और उसको फ़िल्टर करना और ये सारी चीज़ें ना इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप डेटा को यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे होते, यहाँ पर सिर्फ आप स्टोर कर रहे होते हैं या रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं या डेटा मॉडलिंग में डेक्स फंक्शन वगैरह यूज़ करके कुछ डेटा के साथ आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके ना एक और व्यू आप देखें, यहाँ पे दो व्यू आ रहे हैं, एक है डेटा व्यू और एक है डायग्राम व्यू। डेटा व्यू और